नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार प्रचार प्रसार होता है और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक वीडियो जाता है। सभी रिटायरी साथी मोटिवेट मोबिलाइज होते हैं और हमारे इशूज व्यूज और न्यूज़ रिटायरीज के प्रोपोगेट होते हैं, प्रचारित प्रसारित विस्तारित होते हैं। आइए सबसे पहले मैं कुछ सेंट्रल बैंक की छोटी छोटी दो न्यूज़ बता करके इंश्योरेंस से संबंधित और मेडिकल क्लेम से, और उसके बाद जो है एक लेटर की चर्चा करूँगा प्रयागराज से, यूनाइटेड फोरम का है ये। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देखिए, सेफवे टीपीए इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, द टीपीए ऑफ IBA ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैव अपॉइंटेड ए कोऑर्डिनेटर फॉर द रिटायरी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. द कोऑर्डिनेटर विल बी sitting at central office of the bank and will be available on all working days during office hours. Members may call him and seek his assistance for the any issue related to IBA group health insurance policy. Name संदेश है उनका नाम। मोबाइल नंबर 9319748103, मोबाइल नंबर 9319748103। DGS है ये, MPCBREA के इन्होंने भेजा है, और संदेश इनका ये नाम है, ये जो वहाँ एग्जीक्यूटिव उनके टीपे के जो ऑफिसर बैठेंगे। एक सेंट्रल बैंक का और भी है। डियर सेंट्रलाइट, this is a reminder to submit all medical claims to Heritage TPA who has our TPA financial year 2023 to 24 before due date, that is 31st December 24। जिसका इलाज चला हो तो वो 31/12/2024 से पहले क्लेम भेज दे सभी। काइंडली एंश्योर टू सबमिट ऑल नेसेसरी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड एनी डिले एंड रिजेक्शन ऑफ योर क्लेम। प्लीज प्रायोरिटाइज this and confirm your submission before the due date. Thank you for your attention and cooperation. Regards Central Bank of India, SCM Department। तो एक तो ये छोटी छोटी ये दो मैंने सेंट्रल बैंक की आपको बता दी है, और एक छोटा सा मैं ये भी बता देता हूँ आपको, एक छोटे यह अवर कॉम्पिटिशन केस 31/050/2024 is adjourned to 20 January 25 as informed by advocate please। ये तेलंगाना हाई कोर्ट का न्यूज़ है। वहाँ जो चल रहा था केस वो 20/1/2025 में सुना जाएगा, 31/050/2024। ये भी एक न्यूज़ थी। और अभी मेरे पास जब मैं ये कर रहा था, वीडियो बना रहा था, इससे तो 1 मिनट पहले पंजाब बैंक के साथी का भी मेरे पास फ़ोन आया था, जिनके कोर्ट में केस लगा प्रयागराज हाई कोर्ट में। उनका आज सुना जाएगा। वो 3 दिन के लिए रोक दिया था उन्होंने, 16 में था, तो आज उनका सुना जा रहा है। ये भी चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी ये प्रयागराज के हैं, ये फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट मिस्टर JN शुक्ला, इनका लेटर है। सभी वर्किंग और रिटायर्ड और प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरह से संदेश है सबके लिए। UFBU की बैठक दिनांक 4/12/2024 के नोटिस के अनुसार 11/12/2024 को चेन्नई में हुई, और 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बैठक का आधिकारिक कार्यव्रत जारी नहीं किया गया है। UFBU स्वयं एक संकटग्रस्त इकाई है जो मानसिक रूप से दिवालिया चापलूसों द्वारा संचालित है, ये कह रहे हैं। यह बैठक 8 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित 12वें BPS 9वें ज्वाइंट नोट के 9 महीने से अधिक समय के बाद भी आयोजित की गई, और जिसमें शेष मुद्दों पर 180 दिनों में बातचीत और समझौता करने पर सहमति हुई थी। और यह अवशिष्ट मुद्दों पर UFBU के लापरवाह और संवेदनहीन रवैये को दर्शाता है, जिसमें आवधिक पेंशन अद्यतनीकरण खंड को शामिल करना एक मुद्दा है। पेंशन अपडेशन की क्लोज को शामिल करना एक मुद्दा था, इसमें 6 महीने में करेंगे रेजिडुअल इशूज में। चेन्नई की बैठक में UFBU के नए संयोजक का फैसला होना था। रूपम राय आईबोक का नाम जनरल सेक्रेटरी आईबोक के हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन विरोध हुआ और इसलिए वापस ले लिया। भगवान का शुक्र है कि रूपम राय संयोजक नहीं बने और बैंक कर्मी बड़ी मुसीबत से बच गए।
इस पर हम अगले अंक में विस्तार से वर्षा करेंगे, ऐसा शुक्ला जी कह रहे हैं। कुछ ही उन्होंने जोर देते हुए मांग की कि पेंशन संशोधन को स्वतंत्र मुद्दा बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह समझा गया कि यह पहले से ही शेष मुद्दों में शीर्ष पर है और शीघ्रता से निपटा जाएगा। अनुग्रह राशि की समीक्षा अधर थी। IBA की तरह UFBU के दिग्गज इसे कूड़ेदान में डालना चाहते थे, लेकिन अन्य यूनियनों ने जोर देकर कहा कि समय समय पर समीक्षा समझौते संयुक्त नोट की शर्त है और इसे टरकाया नहीं जा सकता। अब इसे अप्रैल 2024 के आधार पर समीक्षा के लिए IBA के समक्ष उठाने पर सहमति बनी है। बहुत दिनों में सहमति बनी है। मतलब जो साल का अंत है। SBI में सेवानिवृत्ति लाभ के साथ अधिकारियों को विशेष वेतन, जबकि PSB में सेवानिवृत्ति लाभ के बिना विशेष भत्ता एक और मुद्दा था। इस संबंध में नोटंकी करने का निर्णय लिया गया और पहले वे SBI कर्मियों के लिए विशेष वेतन के लिए लड़ेंगे और जब यह हासिल हो जाएगा तब वे PSB के बाकी अधिकारियों और कर्मियों के लिए लड़ेंगे। यह बहुत ही घटिया रणनीति है, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। SBI में कर्मचारियों के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक बैंकों में कुछ होगा इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं। हाँ, अगर सबके लिए मिलकर लड़ने का फैसला किया जाता तो कुछ नतीजे की उम्मीद की जा सकती थी। यहाँ सभी सरकारी बैंकों को समानता और न्याय के नज़रिए से देखने की जरूरत है। SBI भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अलग नहीं है। और स्टेट बैंक में ऐसा विश्लेषण, ऐसा विशेष व्यवहार क्यों? सरकार इसकी अनुमति कैसे दे सकती है और कैसे दे रही है? स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान ही व्यवसाय कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह SBI का स्वामित्व भारत सरकार के पास है और SBI उन्हीं नियमों और नियामकों के अधीन है जिसके अधीन अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, समान काम तो समान वेतन और इनको अलग से मिलता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सभी व्यावसायिक मापदंडों में SBI के बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर लाख टके का सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ दो दर्जे का व्यवहार क्यों किया जाता है? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर SBI ने 75 वर्ष पूरा करने वाले पेंशन भोगियों को अनुग्रह राशि के रूप में बड़ी राशियां दी हैं। इसे अन्य सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंकों में पेंशन भोगियों को क्यों नहीं दिया गया? क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टेट बैंक पेंशनर्स के लिए ही था, अन्य बैंक पेंशनर्स के लिए नहीं है? अंशदायी भविष्य निधि को SBI के तीसरे टर्मिनल लाभ के रूप में दिया जाता है और तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्यों नहीं दिया जा सकता? यदि SBI अधिकारियों को विशेष वेतन दिया गया तो स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने कौन सा गुनाह किया था जो इन्हें नहीं दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया रहा? स्टेट बैंक के अधिकारियों में कौन से सुरखाव के पर हैं? और RBI देश का केंद्रीय बैंक है, भारतीय बैंकों का नियामक है, लेकिन वहाँ कर्मचारियों को तीसरे लाभ के रूप में CPF नहीं दिया जाता। और यह जानकर हैरानी होगी कि SBI इनमें बेहद खास और आकर्षक सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि RBI कर्मचारियों समेत अन्य बैंक कर्मियों को SBI जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके लिए उनके साथ सरासर से व्यवहार किया जाता है। स्टेट बैंक अभी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है जैसा कि वो पहले था। यहाँ यह दिलाना समीचीन होगा कि RBI कर्मचारियों अधिकारियों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RBI बैंक कर्मचारियों को उनके प्रायोजक बैंकों के समान वेतन भत्ते और सुविधाएं देने के लिए समान काम का समान वेतन के सिद्धांत पर निर्णय दिया है। ऐसे में सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऐसी भेदभाव नीतियाँ शर्मनाक हैं और यहाँ तक कि SBI में भी यह भेदभावपूर्ण है और यहाँ अधिकारियों को दिया जाता है जबकि कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। और बैंकिंग ट्रेड यूनियन के एक बड़े गठजोड़ के रूप में UFBU अपने ऐसे दुष्कर्म को कैसे उचित ठहरा सकता है? इसके होने का क्या मतलब है जब भेदभाव पहले से बढ़ता जा रहा है? क्या यह मानना पर्याप्त नहीं है कि बैंक यूनियनें बर्बाद हो गई हैं? क्या यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि बैंक यूनियन प्रबंधन की गोद और यूनियन बन गई हैं? गोद यूनियन और यूनियनों के इस तरह के भेदभाव और अनुचित श्रम प्रथाओं के खिलाफ एकजुट होने और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। तो ये शुक्ला जी कह रहे हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। नमो नमः।